2 जून का करंट अफेयर। सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स रीच्ड रिकॉर्ड हाई इन फिस्कल ईयर 2025-26। तो वही हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया का सी फूड का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इनमें भी कौन कौन सी कैटेगरी है सी फूड की जो बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से उनका, और टॉप डेस्टिनेशन वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, बस इतना ही अपने काम का है। ठीक है, डेटा वगैरह कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लीडिंग एक्सपोर्ट में कौन कौन सा है? फ्रोज़न श्रिम्प को एक बार देख लेना, क्योंकि ये स्पीसी बहुत ज़्यादा ही हम सी फूड के रूप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रोजन श्रिम्प रिमेन लीडिंग एक्सपोर्ट है आइटम, अकाउंटिंग फॉर दी 40%, 40.19 है, हम 40% याद रखेंगे ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। तो जितना भी सी फूड, अगर हम लोग 100% सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें से 40% तो क्या है? फ्रोजन श्रिम्प ही है ना। तो ये लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम है, एंड 66.52% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स इन US टर्म्स। और इससे हमको जितना भी एक्सपोर्ट करने पे, सी फूड एक्सपोर्ट करने पे जो अर्निंग हो रही है ना US में, वो 66% तो इसी के कारण हो रहे हैं, फ्रोजन श्रिम्प के कारण। एंड देन फ्रोजन श्रिम्प के बाद फ्रोजन फिश एंड ड्राइड सी फूड। ठीक है, तो इनका क्रोनोलॉजी याद रखना है। फ्रोजन श्रिम्प सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सी फूड में, एंड देन फ्रोजन फिश, एंड देन ड्राइड सी फूड। ठीक, एंड देन कहाँ पर इसका टॉप डेस्टिनेशन है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट कर किन कंट्रीज़ को रहे हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो थोड़ा सा माइंड मैप में लोकेट करके रखना कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स को हम लोग ऐसे सी फूड वगैरह बेच रहे हैं, एंड चाइना। ठीक है, एंड चाइना वाले तो वैसे भी सी फूड बहुत खाते हैं, इंडिया वाले बहुत कम सी फूड खाते हैं, दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा तो एक्सपोर्ट ही कर देते हैं, है ना। हम जो फिश वगैरह खाते हैं वो बेसिकली इनलैंड वाला रहता है ना, मरीन वाला नहीं रहता। एंड देन की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं परसिस्टिंग इन इंडिया सी फूड सेक्टर? अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ये फ्रोजन फिश है, ड्राइड सी फूड है, या फ्रोजन श्रिम्प है फॉर दैट मैटर, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म है। तो उनको क्या करना होगा? फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि उनका जो फ्लैश है वो फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे उनको रखना होगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो वही है, और उनको बचाने के लिए, ख़राब ना होने से, उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे? केमिकल वगैरह कुछ यूज़ करेंगे, तो उसके कारण उसमें कुछ रेसिड्यू हो जाएगा, रेसिड्यू बच जाएगा, जिसके कारण जो USA है वो भी नॉन टैरिफ मेजर्स लिया है ना। तो हमारा एक्सपोर्ट तो अफेक्ट होगा ना इससे। तो USA रिजेक्टेड 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यू टू द मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल इन 2023। ये एक इशू है जो हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा क्या कर सकता है? कम कर सकता है। एंड देन ट्रेड ड्यूटीज़ भी लगाते रहते हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हो गई, एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हो गई। ये सब टैरिफ मेजर्स है, राइट। जब भी ड्यूटी बोले, है ना, तो टैरिफ मेजर्स है। बट अगर देखो रेसिड्यू लेवल, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है ना। तो फिर काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। तो अनफेयर कंपटीशन से बचाने के लिए जैसे USA एंड चाइना है, वो अपने अपने कंट्री में एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देते हैं, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़ लगा देते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है? इंडिया का एक्सपोर्ट तो अफेक्ट होगा ही होगा। देन चैलेंजेस फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स है वो क्या चैलेंज फेस करते हैं कि सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स ड्यू टू द सीजनलिटी एंड द इनकन्सिस्टेंट क्वालिटी है वो इनकन्सिस्टेंट रहती है, और मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो सीजनलिटी के कारण अफेक्ट हो जाता है। देन इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सी फूड है वो उसको रिक्वायर्ड होता है क्या? स्ट्रिंजेंट टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है, एंड इवन माइनर डेविएशन भी होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उसके फ्रेशनेस पे, टेक्सचर एंड सेल्फ लाइफ पे, क्योंकि सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, उनके भी सेल्फ लाइफ कम होती है, और इनकी तो और ज़्यादा कम रहती है, क्योंकि इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही है। तो मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पेरा जिसको बोलते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी डेडिकेटेड एजेंसी है टू फैसिलिटेट दी सी फूड एक्सपोर्ट को, क्योंकि इंडिया में सी फूड बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। तो हमने क्या किया? एक डेडिकेटेड बॉडी ही बना दी, डेडिकेटेड एजेंसी बना दी, जिसको हम लोग एम्पेरा बोलते हैं, जो कि फैसिलिटेट करती है सी फूड एक्सपोर्ट को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मामला होता है हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ CI ही रहती है। तो ऐसे कर करके ना धीरे धीरे ना हमको मिनिस्ट्री का नाक आ जाएगा कि हाँ, इस मिनिस्ट्री के बारे में अगर कुछ बोल रहा है तो ये काम करती होगी, लाइक, है ना। देन फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये सब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ताकि हम क्या कर सके, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को
बढ़ावा दे सके, राइट। देन एनहांस्ड ड्यूटी फ्री import limit of the specified inputs used in the seafood processing, then सफरी सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब काम करने हैं। तो अपने काम का बस इतना ही था। कौन कौन से लीडिंग एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से? फ्रोजन श्रिम्प, देन फ्रोजन फिश एंड देन ड्राइड सी फूड, राइट। एंड टॉप डेस्टिनेशन में यूएसए एंड चाइना। एंड डेडिकेटेड एजेंसी कौन सी है? एम्पेरा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बस ऐसे ही हर एक आर्टिकल के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रिकॉल कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में फिट बैठ गया, यानी ये क्रॉस चेक हो जाएगा। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, महा वाटर मिशन लॉन्च्ड टुवर्ड्स द वाटर सिक्योर फ्यूचर। महा वाटर मिशन लॉन्च किया गया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगी। और कौन सी होगी? तो वही है कि वाटर को कैसे, या तो महा वाटर मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, लॉन्च बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो महा का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन द हाई इम्पैक्ट एरियाज वाटर मिशन। तो एडवांसमेंट करना है हाई इम्पैक्ट एरियाज पे। पर्पस क्या है? प्रोवाइड करना 20 करोड़ टू सेलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी कंसोर्टिया। इनको 20 करोड़ दिया जाएगा, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, एमएसएमई इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फील्ड असेसमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द हाई इम्पैक्ट इनोवेटिव एंड स्केलेबल वाटर सॉल्यूशन के लिए। इसमें उतना कुछ काम का नहीं है। बेसिकली इन लोग क्या कर रहे हैं, वाटर है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट है बेसिकली। तो इनमें ये वाला जो बॉक्स वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट रोल क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टुवर्ड्स द वाटर सिक्योर फ्यूचर। तो वाटर को हम फ्यूचर के लिए कैसे सिक्योर कर सकते हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वाटर मैनेजमेंट जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है फॉर द रिकॉर्डिंग वाटर ट्रांजेक्शन सिक्योरली, इंश्योरिंग मैनेजमेंट ऑफ द शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। तो जो भी वाटर ट्रांजैक्शन है, हम अब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक स्केल पे ही पढ़ते रहते थे, लेकिन वाटर का ट्रांजैक्शन है उसको भी तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी रिकॉर्डेड इन दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। तो हम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते वो जो वाटर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग्स है उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में? तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ के में, है ना। फिर स्मार्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग एंड मशीन लर्निंग। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि पानी कहाँ पर है। और जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग कैसे कि घर से अगर निकल रहे हो तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सारे जो आपके सामान हैं घर में वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड सब एक दूसरे से, मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है ना। तो जैसे आपने घर का डोर बंद किया, लॉक किया, तो वैसे ही सारे टैप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो वाटर मैनेजमेंट इससे किया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की जा सकती है। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज जैसे इनोवेशंस लाइक दी ग्राफीन फिल्टर। अब ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा किससे रिलेटेड है करके, तो पता होना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि ग्राफीन फिल्टर। ग्राफीन हमने पढ़ा था, कार्बन का वो जो नैनो ट्यूब वाले ये सब पढ़ते रहते थे, तो वही है ग्राफीन फिल्टर। उससे हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन सोलर डीसैलिनेशन, मतलब जो समुद्र के पानी है उसको जो सन की एनर्जी को यूज़ करके डीसैलिनेशन करना। एंड फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के थ्रू करना, ठीक है, वाटर का ट्रीटमेंट। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। रेन वाटर मतलब जो बारिश हो रही है उसको हार्वेस्ट करना, एंड ग्रे वाटर रिसाइकलिंग मतलब कि जो वाटर यूज़ हो चुका है उसका रिसाइकल करके वापस यूज़ करना, जिससे एम्पावर किया जाएगा इंडिविजुअल एंड दी कम्युनिटीज़ को, राइट। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब कि पानी को कम से कम और जहाँ पर ज़रूरत है वहीं भी यूज़ करना। पावर्ड बाय दी सैटेलाइट डेटा, इनेबल करना फार्मर्स को कि वो ऑप्टिमाइज़ करे इरिगेशन, रिड्यूस करना वाटर के वेस्टेज को, ठीक है। बस इतना ही काम का था इधर। तो बस वो टर्म्स याद रखना कि ग्राफिन फिल्टर, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, ये सब वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज इमर्जिंग पावर ऑफ द सिंथेटिक बायोलॉजी। तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार भी जो कुछ करंट अफेयर पूछे थे मुझे उनका आइडिया नहीं था, लेकिन उनका जो बैक वाला वर्ड था लाइक कुछ फंजिबल ऐसा कुछ टोकनाइजेशन कुछ पूछा था, बट मुझे टोकनाइजेशन पता था कि टोकनाइजेशन में होता क्या है। तो वैसे ही अगर हमको सिर्फ सिंथेटिक बायोलॉजी पता होगा तो उसके बेसिस पे अगर उसने कुछ भी स्टेटमेंट बनाया तो हम गेस कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक।
तो देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन्स सेल्स along with the advances in the AI have caused engineering cells and organisms on a genome-wide scale with desired properties। तो इसमें जो सिंथेटिक बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जीन्स को, सेल्स को, एंड अलॉन्ग विद द एडवांसेस इन द AI में जो एडवांसेस हो रहे हैं, हैव कॉज्ड इंजीनियरिंग सेल्स, सेल को हम इंजीनियर कर रहे हैं, आई मीन कि अपने पर्पस, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को भी ऑन अ जीनोम वाइड स्केल विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ हमको जिस ऑर्गेनिज्म में चाहिए वैसे हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में हम लोग थोड़ा ऐसा टाइप का मेंस में पूछ रहे हैं कि सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व करता है रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनिज्म। पहले कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, बट हम उनको क्या कर रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर यूजफुल पर्पसेस बाय इंजीनियरिंग देम टू हैव न्यू एबिलिटीज़। ये एबिलिटीज़ उनमें शुरुआत से नहीं थी जब वो ऑर्गेनिज्म बना, बट हमने उनको रीडिज़ाइन किया अपने यूजफुल पर्पसेस के लिए और इंजीनियर किया उनको और उनमें एक नई एबिलिटी डाल दी। तो ये होता है सिंथेटिक बायोलॉजी। एक तो बायोलॉजी जो गॉड तो अभी साइंस के टर्म में तो गॉड नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे वो बायोलॉजी कहलाती है, बट उसको हम सिंथेसाइज कर दें आर्टिफिशियल तरीके से, तो दैट विल बी कॉल्ड सिंथेटिक बायोलॉजी, राइट। अब इसमें एग्जांपल कैसे क्या दिया हुआ है कि हार्नेस करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर दी बायो रेमेडिएशन टू क्लीन दी पॉल्यूटेंट, जैसे हम लोग वो पढ़ते भी थे ऑयल्स पर बैक्टीरिया, उसको भी तो हमने इंजीनियर ही किया था ना। एंड देन मॉडिफाइंग राइस टू प्रोड्यूस दी बीटा कैरोटीन, तो राइस है उसको मॉडिफाई करना ताकि वो प्रोड्यूस करे क्या, बीटा कैरोटीन, ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। अब बीटा कैरोटीन है राइस में, हम लोग मतलब राइस की जो वैरायटी है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो राइस की वैरायटी ही बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करे, तो जैसे हम राइस कंज्यूम करें तो हमको विटामिन ए भी मिल जाए, है ना। देन कंपैरिजन विद द जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी क्यों डिफरेंट है, जीनोम एडिटिंग में तो हम जीनोम को एडिट कर रहे हैं ना, तो इन सिंथेटिक बायोलॉजी एंड जीनोम एडिटिंग, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इन सिंथेटिक बायोलॉजी साइंटिस्ट्स typically stitch together long stretches of the DNA already found in an organism or entirely novel। तो इसमें जो सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो लॉन्ग स्ट्रेचेस है डीएनए के, ये देखो ये डीएनए का लॉन्ग स्ट्रेच है और ये भी कुछ किसी और ऑर्गेनिज्म का है, इन दोनों को वो चिपका देंगे, ठीक है, फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म और एंटायरली नॉवल, या तो वो इसी ऑर्गेनिज्म में मिलता था होगा ये वाला लंबा सा जो भी स्ट्रेच है डीएनए का। देखो जीनोम तो ऐसे पूरा बहुत बड़ा रहता है ना, ऐसे कॉइल्ड रहता है फॉर्म में, है ना, और जो डीएनए रहता है वो उसी का ही सब पार्ट्स रहता है ना, जो कि कोड करता है फॉर प्रोटीन। तो जो डीएनए है उनको क्या करते हैं साइंटिस्ट स्टिच कर देते हैं, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए जो कि कोड करते हैं किसी प्रोटीन के लिए, उनको स्टिच कर देंगे। या तो ये वाले डीएनए किसी फॉरेन के ही होंगे या तो इसी का ही होगा, है ना, एंटायरली नॉवल भी हो सकता है। एंड इंसर्ट देम इनटू एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, तो ये किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम रहता है ना, देखो जीनोम को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसमें ही डीएनए एकदम कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, तो इसी में ही ऐसे होंगे डीएनए, है ना, और इसी में हम लोग क्या कर देंगे, स्टिच कर देंगे दो अलग अलग डीएनए को, या तो एक डीएनए फॉरेन होगा कम्प्लीटली या फिर इसी का ही होगा, बस अलग अलग जगह पे होगा, उसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट देम इनटू एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, और इस जीनोम में हमने इंसर्ट कर दिया। और जीनोम एडिटिंग में क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, टिपिकली यूज टूल्स टू मेक स्मॉलर चेंजेस। एडिट करना तो छोटा काम ही होता है ना, देखो कोई भी वीडियो है उसको हम एडिट कर रहे हैं बोलते हैं, मतलब वीडियो पूरा रहेगा बट मुझे कुछ अननेसेसरी पार्ट जो था वो नहीं चाहिए था, या फिर यहाँ पर कुछ और डालना था, बस छोटे से पार्ट में मैंने चेंजेस लाने का ट्राई किया, दैट विल बी कॉल्ड एडिटिंग, राइट। बट अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा ही चेंजेस लेके आ रहे हैं, एक डीएनए है
ये कुछ कोड कर रहा होगा किसी प्रोटीन के लिए, यहाँ पे कुछ और डीएनए, ये तो कम्प्लीटली अलग ही हो भी सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, तो ये तो काफ़ी सारे अलग प्रोटीन के लिए होगा ना, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई, सिर्फ एडिट थोड़ी हुआ। इसलिए सिंथेटिक बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जीनोम एडिटिंग में तो बस थोड़ा सा ही, मेक स्मॉलर चेंजेस, इसमें लिखा भी है देखो, स्मॉलर चेंजेस आएंगे, है ना, डिलीट करेंगे या फिर और ऐड करना स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए टू ऑर्गेनिजम्स ओन डीएनए, या तो डिलीट कर दिया जाएगा या स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए को टू ऑर्गेनिजम्स ओन डीएनए, तो इसमें उसी का ही डीएनए है, इसमें कोई फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, या तो हम डिलीट करें या तो ऐड करें स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे की एप्लीकेशन क्या कि सिंथेटिक बायोलॉजी हम क्यों चाह रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए पर्सनलाइज्ड सेल एंड जीन थेरेपीज हो पाएंगी ना इससे, कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कौन से टाइप की पर्टिकुलर मेडिसिन सूट कर रही है तो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा ट्रीटमेंट। जीन थेरेपीज ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ अ डिसीज, फिर डिलीवर करना थेराप्यूटिक एजेंट्स, इंजीनियरिंग बैक्टीरिया टू डिलीवर डायरेक्टली टू दी ट्यूमर सेल्स, एनहांसिंग प्रिसीजन, देन रीजनरेटिव मेडिसिन, 3D ऑर्गन बायोप्रिंटिंग, ये सब, और जेनोट्रांसप्लांटेशन, फिर फूड सिक्योरिटी एंड सॉइल रीजनरेशन, सॉइल इंजीनियरिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सर्व एज अ सॉइल फर्टिलाइजर, जो सॉइल इंजीनियरिंग करना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉइल फर्टिलाइजर की तरह वो सर्व करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम बना सकते हैं इंजीनियर्ड करके। देन बायो पेस्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड की तरह काम करें, एंड इंजीनियर्ड प्रोबायोटिक्स, फिर सॉइल मॉनिटरिंग, बायोसेंसर्स फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द टारगेटेड environmental compounds such as the pollutants, then circularity and emission reduction, तो carbon sequestration, improving replacing natural photosynthesis process with new to nature pathways for the carbon sequestrations, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि हाँ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग सॉइल में डाल सकते हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करें या रिप्लेस करें नेचुरल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विथ न्यू टू नेचर पाथवेज फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, tackling plastic pollution, enzyme powered decomposition, growing biodegradable plastics and material produced by microorganisms, with distributed manufacturing, establishing distributed bioprocesses with local production close to feedstocks। फिर challenges and concern क्या होगा, वही बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी की, तुम तो जो नेचर से क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा टाइप का। एम्पावर करना नेफेरियस एक्टर्स टू डेवलप बायो वेपन्स भी बना सकते हैं ऐसे तो लोग। फिर अनइंटेंडेड रिस्क भी हो सकता है पोटेंशियल वाला। रिलीज करना जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरनमेंट, फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में आ जाएगी। साइबर बायो सिक्योरिटी ड्यू टू द ग्रोइंग इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड ऑटोमेशन, कि अब टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साइबर बायो सिक्योरिटी एक न्यू टर्म है, तो इसको ध्यान रखना, साइबर बायो सिक्योरिटी ड्यू टू दी ग्रोइंग इंटरेक्शन बिटवीन दी बायोलॉजी एंड दी ऑटोमेशन। एथिकल चैलेंज तो हमेशा से ही होगा कि इश्यूज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग लाइफ को आप इंजीनियर कर रहे हो। फिर इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क बेनिफिट एंड एक्सेस, तो ये सारे चैलेंजेस ना जब भी हम जेनेटिक वाला कुछ भी पढ़ेंगे ना, जीन एडिटिंग, ये सब उन सब में लिख सकते हैं, है ना। पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी का, कि इन सब में तो पैसा तो लगेगा ना, तो अफोर्डेबिलिटी, पर्सनलाइज थेरेपीज होंगी, वो कुड भी पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव हो सकती है ना, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी तो एक्सपेंसिव तो होगी, तो अफोर्डेबिलिटी का इशू हो सकता है। एंड देन बायो सेफ्टी का इशू, कि अनइंटेंडेड रिस्क हो सकता है ना, रिलीज करना जेनेटिक इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपने कुछ सोच के एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया लेकिन उसके कारण अलग ही कोई दिक्कत हो रही है, तो अनइंटेंडेड रिस्क भी कॉज कर सकता है जो आपको खुद नहीं पता कि ऐसा कुछ हो सकता था। देन बायो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है कि डेवलप करना, बायो सिक्योरिटी रिस्क में बायो वेपन्स डेवलप करना, ये सब। एंड देन साइबर बायो सिक्योरिटी का मैंने बताया कि जब इंटरेक्शन होगा बायोलॉजी एंड ऑटोमेशन का, तो साइबर बायो सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। देन एथिकल चैलेंज तो है ही कि आप इंजीनियर कर रहे हो लाइफ को, उससे इशूज, उसके इशूज रिगार्डिंग, है ना। देन नेक्स्ट इन न्यूज़ वॉज फ्यूचर ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक अमिड द मिडल ईस्टर्न वॉर। तो ऐसे कर करके ना जो आईआर वाले पोर्शन है ना, वो भी ऐसे डेली एक एक ठोक हो जाता है ना, तो बहुत दिमाग में बैठ जाता है, वरना सब साथ में कर रहा है तो सब हौच पौच हो जाता है। साथ में भी करना जरूरी है, क्योंकि तब जाके डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम
कि कौन सा अलग टाइप का इनिशिएटिव था। तो आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, इंडिया देन मिडिल ईस्ट से होके जाएंगे यूरोप और ये एक कॉरिडोर बनेगा। तो अभी तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेंथन हो रहा है इन केस ऑफ द आईमेक वाइल साइमल्टेनियसली कॉम्प्लिकेटिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो आईमेक है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट हो गई। ईरान देखो यहाँ पर है ना, और इसका ये जो अरब कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उनसे भी ये यहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो यूएसए में अटैक नहीं कर पा रहा है तो उनकी ही अलाइज पे अटैक कर रहा है। तो इसके कारण जो हमारा आईमेक कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट है वो थोड़ा अफेक्ट हो रहा है। पहली बात तो इनके जो लोकेशंस हैं उनको हमको याद रखना है, ट्राई करना कि इसको ना स्क्रीनशॉट ही ले लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है, तो अब और थोड़े डिटेल में भी पूछ सकता है वो, क्योंकि पूछ ही रहा है। तो कहाँ से कौन कौन से लोकेशन से होके जाने वाला है और इंडिया से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आईमेक कॉरिडोर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से ही स्टार्ट होगा, ईस्टर्न से तो ऐसा जाएंगे नहीं। तो हमको जो ईस्ट पड़ेगा वही वाले से स्टार्ट करेंगे, तो मुंबई है ना, वेस्टर्न कोस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पोर्ट मुंबई। तो इसमें सी रूट भी है, रेल रूट भी है। कौन कौन सी जगह है एक बार नाम सुना हुआ लगना चाहिए, उसके बाद तो याद रहेगा। मुंबई से सबसे पहले जाएंगे, हमारा सबसे बेस्ट अलाई में से कौन है, यूएई है मिडिल ईस्ट में। तो हम सबसे पहले जाएंगे यूएई में जबल अली वाली एक लोकेशन है वहाँ पे। एंड देन यूएई का ही एक और लोकेशन है दैट इज़ अल गुवाइफत, पता नहीं क्या पढ़ते इसको, गुवाइफत, ठीक है, जबल अली अल गुवाइफत। एंड देन सऊदी अरेबिया की 2 लोकेशन है, 2 भी नहीं 3 लोकेशन है सऊदी अरेबिया का। अब सऊदी अरेबिया बड़ा भी तो है, तो हरद करके है, ठीक है, हरद, रियाद एंड अल हदीथा, ठीक है, अल हदीथा। अगर ना अल हदीथा बोलेगा तो सऊदी अरेबिया, अल गुवाइफत बोलेगा तो वो यूएई है, ठीक है, गुवाइफत यूएई। एंड बाकी इधर तो हरद, इसमें डी टाइप का वर्ड थोड़ा सेम साउंड कर रहा है, तो फोनेटिक्स को थोड़ा पहचानना, ठीक है। सऊदी अरेबिया में DH वाला वर्ड है, तो अगर कोई कंट्री का नाम या फिर कुछ प्लेसेस का नाम DH करके एंड हो रहा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली वो सऊदी अरेबिया का होगा। तो रियाद हमने पहले से भी पढ़ा था, ये कहीं का हेडक्वार्टर था, आई गेस ओपेक का हेडक्वार्टर है। नहीं, ओपेक का हेडक्वार्टर तो नॉन ओपेक कंट्री था, मतलब वियना ऑस्ट्रिया था, है ना। तो रियाद वॉज दी हेडक्वार्टर, हाँ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC का हेडक्वार्टर था सऊदी अरेबिया का रियाद, ठीक है। वैसे भी एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल गल्फ वाली कंट्रीज है, यस ओके। एंड देन रियाद, देन अल हदीथा सऊदी अरेबिया का लोकेशन है, ठीक है। तो यूपीएससी भी ना वैसे ही लोकेशंस को पूछता है जो ऑलरेडी न्यूज़ में थे, ऐसे ही रेंडम किसी को भी नहीं पूछता। तो क्योंकि ये आईमेक कॉरिडोर की लोकेशंस है तो उनको तो याद रखना ही है। स्टेट PCS वालों का तो ये तो फेवरेट ही काम रहता है कि जितना भी डिटेल में जाके पूछो, है ना। देन इसराइल की कौन सी लोकेशन है, हाइफा पोर्ट तो इसराइल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसराइल का एक ही पोर्ट है इसराइल का, वहाँ पर से फिर ये जो ग्रीस है, पिराइयस है, वो ग्रीस की एक जगह है, पिराइयस पता नहीं क्या ही पड़ता है, पिराइयस ग्रीस, ठीक है। तो इन सारे लोकेशन से होके जाता है। एक बार वापस से करते हैं, इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होगा एंड देन हमारा सबसे बेस्ट अलाइज गल्फ कोऑपरेशन GCC में कौन है, या फिर ये जो अरेबियन पेनिनसुला उनमें कौन है, यूएई है। तो यूएई के जबल अली, तो जबल अली जाएंगे एंड देन अल गुवाइफत एंड देन हरद सऊदी अरेबिया का, देन रियाद, देन अल हदीथा, फिर जाएंगे इसराइल के हाइफा, ठीक है, इसराइल का हाइफा। एंड देखो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ किन कंट्रीज से होके गया है। तो ये तो पहले सी रूट था, फिर ये यूएई, फिर सऊदी अरेबिया एंड देन ये वाला लोकेशन है यहाँ पर इसराइल के नीचे में ये है जॉर्डन, तो जॉर्डन से भी होके गया है, ठीक है। देखो बट जॉर्डन में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है नहीं जहाँ पर से कुछ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद फिर हाइफा पोर्ट, उसके बाद तो ग्रीस ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये तो पता है अपने को, ये वाला मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर ये ग्रीस में आ गया, इधर से यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या क्या है।
तो क्या क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, नाम में जिसकी इकोनॉमिक है तो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ट्रेड रिलेटेड होगा। तो आईमेक इज़ अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि सी रूट भी है, रेल रूट भी है ना। तो प्रोजेक्ट है एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट्स, डेवलप करने के लिए एम्ड एट, इसका एम क्या है? डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर, एम पता होना चाहिए, ठीक है। उससे बहुत कुछ हमको पता चल जाता है कि स्टेटमेंट किसके बारे में है। तो एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट्स, क्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना? पोर्ट का, रेलवे का, रोड का, सी लाइन का एंड पाइपलाइन टू इन्हांस द ट्रेड बिटवीन इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला एंड मेडिटेरेनियन रीजन एंड द यूरोप, ठीक है। तो इन सब में हम क्या करने वाले हैं? वही पोर्ट, जो भी कनेक्टिविटी मॉडल है उन सबको इम्प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब कनेक्टिविटी में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? पोर्ट, रेलवे, रोड, सी लाइन, पाइपलाइन, है ना, हो गया। देन अनाउंसमेंट, कब अनाउंस किया गया था ये आईमेक कॉरिडोर को? G20 समिट 2023। अब याद आ रहा होगा ये 2023 का समिट तो इंडिया में हुआ था, है ना, दिल्ली में, तो प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब ये अनाउंस किया गया था, ठीक। देन सिग्नेटरीज कौन कौन है? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सऊदी अरबिया। अब देखो सिग्नेटरीज में यूनाइटेड स्टेट्स भी है, यूनाइटेड स्टेट्स तो इस लोकेशन में है भी नहीं, लेकिन फिर भी अब देख के काट नहीं देना है, इसलिए इन चीज़ों को नोट करना, ठीक है। सऊदी अरबिया तो होना ही था, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स भी होना था, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन भी है, क्योंकि हमने यूरोप को भी तो कनेक्ट करना था ना, तो ये तो होगा ही। तो हमको क्या गलत लगेगा? यूनाइटेड स्टेट्स, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो देयर, ठीक है, वो भी सिग्नेटरी है, यूनाइटेड स्टेट्स भी। फ्रांस, जर्मनी, तो इसको तो फ्रांस, जर्मनी एंड इटली याद ही रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन तो साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। देन 2 की कॉरिडोर, इनमें कौन कौन से? एक तो ईस्ट वाला कॉरिडोर है एंड एक नॉर्थ कॉरिडोर है। ईस्ट कॉरिडोर कौन से कनेक्ट करता है? इंडिया टू दी अरेबियन गल्फ लिंकिंग दी साउथ एशिया एंड दी मिडिल ईस्ट। तो वही मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया को कनेक्ट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग ईस्ट कॉरिडोर बोल रहे हैं क्योंकि ईस्टर्न साइड है। एंड देन नॉर्थ कॉरिडोर क्योंकि वो यूरोप के साइड होगा, तो एक्सटेंड्स फ्रॉम द गल्फ टू द यूरोपियन मार्केट। तो गल्फ से देखेंगे तो इधर वाला साउथ एशिया ईस्ट लगेगा ना इंडिया अपने को, और इधर से देखेंगे तो नॉर्थ लगेगा यूरोप, इसलिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका? एस्टिमेटेड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम बाई 40%, ट्रांसपोर्टेशन टाइम है कम हो जाएगा, एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 30% कम हो जाएगा, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू द कंजेस्टेड रूट्स सच एज द सुएज कैनाल में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रूट था ना। देखो पहले अपन किधर से जाते थे? इधर ही से, सबके सब लोग इधर ही सुएज कैनाल से ही जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक और अल्टरनेटिव रहा ऐसे, तो हम और इधर से भी जा सकते हैं, अगर इधर कुछ दिक्कत हुई तो हम इधर से वाला भी अपना रूट रहेगा। तो ऐसा ऑल्टरनेटिव अपने पास हम डेवलप कर रहे हैं। करंट वल्नरेबिलिटीज़ क्या है आईमेक का? एस्केलेशन ऑफ द ईरान, अब क्योंकि ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, हैव इंटेंसिफाइड इनटू अ ब्रॉडर रीजनल वॉर में वो इंटेंसिफाई हो गया। अब क्योंकि ये ना स्टेट पीसेस वाले वही करते हैं जो न्यूज़ में चलता रहता है, उन्हीं को ही पूछ देते हैं डायरेक्टली, तो उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है ना। तो इजराइल एंड ईरान वॉर है वो इंटेंसिफाई हो गया इनटू अ ब्रॉडर रीजनल वॉर थ्रेटनिंग द आईमेक का प्रपोज्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। थ्रेटन कर रहा है ये लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे डैमेज कर दिया, थ्रेटन कर रहा है, ठीक है। देन ट्रेड रूट डिस्ट्रप्शन, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको ब्लॉक कर दिया था ईरान ने, हाउ ट्रिगर्ड स्पाइक्स इन दी ऑयल प्राइसेस इसके कारण बढ़ गए हैं, एंड शिपिंग रिस्क बढ़ गए हैं, अंडरमाइनिंग द आईमेक्स इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। देन ब्रेकडाउन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, स्ट्रेन्ड क्रिटिकल डिप्लोमेटिक टाइस, जो डिप्लोमेटिक टाइस है वो स्ट्रेन हो चुके हैं वॉर सिनेरियो में, तो यही होगा ना, बिटवीन द इजराइल एंड द अरब नेशंस, स्टाइलिंग कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन एग्जीक्यूशन चैलेंजेस, डाइवर्स स्टेक होल्डर इंटरेस्ट बिटवीन द यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो यूएई का एंड सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स है, आई मीन डाइवर्स स्टेक होल्डर है, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, और फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहा है फंडिंग एंड द टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ द आईमेक प्रपोजल। तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया का क्योंकि इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते, जिसके कारण फंडिंग, अब क्योंकि अपने को तो आईमेक कॉरिडोर में दोनों ही चाहिए ना, सऊदी अरेबिया भी एंड यूएई भी, तो बट उन लोग का इंटरेस्ट अलाइन नहीं करेगा, चलो साथ में आके फंडिंग वगैरह टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो आईमेक प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, है ना। 2023 में तो हमने अनाउंस किया, अभी तो बना नहीं होगा, है ना। एंड देन वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन करना वेस्ट आसियान डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथन करना होगा अपने को वेस्ट आसियान डिप्लोमेसी। एक तो हम ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक और कौन कौन से तो है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी ईस्ट वाले थे,
वेस्ट वाले को हम डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। प्रमोट करेगा रीजनल डायलॉग एंड दी कोऑपरेशन टू इंश्योर दी स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर दी स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। देन फेज डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज करना की इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को पहले टू बिल्ड दी मोमेंटम एंड सो दी अर्ली रिजल्ट्स। फिर डीपन करना पार्टनरशिप, एनहांस करना इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज विद द की पार्टनर्स लाइक द यूरोपियन यूनियन एंड द गल्फ नेशंस के साथ अपना जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। फिर नेक्स्ट इन न्यूज़ वाज दी PRS एनुअल रिपोर्ट हाईलाइटिंग दी शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये तो स्टेट PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स के शॉर्टकमिंग्स को बता रहे हैं। क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते रहते हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं कि कैसे लोकसभा का सेशन कितना कम हो गया है, बिल ऐसे ही बिना डिबेट के ही पास हो जा रहे हैं। तो स्टेट के बारे में हमको डेटा नहीं मिलता रहता है। तो इसको ना अपने मेंस UPSC वाले नोट्स में भी डाल देना, ताकि हम बताएं कि पार्लियामेंट में ही नहीं बल्कि स्टेट में भी ये सारी इशूज़ हमको देखने को मिल रहा है। अब ये परफेक्ट डेटा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर से मिल जाएंगी। जैसे की फाइंडिंग्स क्या आई PRS रिपोर्ट्स की। लेजिस्लेटिव सिटिंग्स, तो स्टेट असेंबली से मेट फॉर एन एवरेज ऑफ ओनली 24 डेज। जैसे हम पढ़ते हैं ना पार्लियामेंट वाला, उनका डेटा भी याद रखना कि वो लोग ऑन एन एवरेज कितने दिन तक का सिटिंग था उनका। तो स्टेट में तो बहुत ही कम है। देखो 1 महीना भी नहीं बैठ रहे हैं लोग और बिल कितने सारे पास हो रहे हैं। तो स्टेट असेंबलीज मेट फॉर एन एवरेज ऑफ ओनली 24 डेज इन 2025। 2025 में सिर्फ 24 दिन के लिए बस मिले थे ऑन एन एवरेज, है ना। And despite this limited time, legislatures passed a record high of over 600 bills। ये सारे स्टेट लेजिस्लेचर का बता रहे हैं कि इसके बावजूद कि इतने कम दिन में 600 से ज़्यादा बिल इन्होंने पास किए हैं। मतलब कैसे हो रहा होगा, है ना, बिना डिबेट के पास कर रहे होंगे। फीवर देन 5% ऑफ द बिल्स आर रिफर्ड टू द कमिटीज। वही कमिटी को कितना देते हैं बिल कि उनका स्क्रूटनी हो अच्छे से। स्टेट में जैसे सेंटर में जैसे क्या होती है स्क्रूटनी के लिए बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है, वैसे ही स्टेट में भी तो होती है ना कमिटीज़, जो भी बिल आए उनको एग्जामिन करने के लिए। बट उनको रिफ़र ही नहीं किया जा रहा है। 5% से भी कम बिल को रिफ़र किया जा रहा है कमिटीज़ को स्क्रूटनी करने के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है, क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन? डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ये टर्म याद रखना, ठीक है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट, लॉज आर रश्ड थ्रो विदाउट एडुकेट डिबेट और एक्सपर्ट स्क्रूटनी। वही मैं बता रही थी कि लॉ बनाए जा रहे हैं लोग एकदम रश में, बिना उसका एडुकेट डिबेट नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट स्क्रूटनी नहीं हो रही है क्योंकि कमेटी को भेजी ही नहीं जा रही है। रेयर यूज ऑफ द लेजिस्लेटिव कमिटीज डिनाइज वाइटल स्टेक होल्डर इनपुट एंड द डिटेल्ड रिव्यू। अगर कमिटीज़ के पास जाती तो स्टेक होल्डर का इनपुट वगैरह भी इनमें इंक्लूड होता, बट क्योंकि लेजिस्लेटिव कमिटीज़ को तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई it denies the vital stakeholder input and the detailed review. And then next was debate on the budgets. Budget पे debate ही नहीं कर रहे हैं। On an average, assemblies spend just 8 days debating their state budget। अपने state budget को उन लोग कितने दिन तक का ही डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, सिर्फ 8 दिन के लिए, और उतने में उन लोग का पास हो जा रहा है बिल, वो जो मनी बिल अपन बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल, ये सारे बिल। स्टेट्स लाइक असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम हिमाचल थोड़ा लोकेट करते हैं इधर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, पास्ड मोर देन 70% ऑफ देयर बजट्स विद जीरो डिस्कशन। जीरो डिस्कशन के साथ उन्होंने 70% अपना बजट है वो पास कर दिया। तो क्या दिखा रहा है कि फाइनेंशियल स्क्रूटनी भी नहीं हो रही है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कौन मेंटेन करेगा? इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। दिस अंडरमाइंस द लेजिस्लेचर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू ओवरसी स्पेंडिंग, कि कहाँ खर्चा हो रहा है, एसेस करना डिपार्टमेंटल नीड्स एंड होल्ड ऑन द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने वाला चीज़ तो इन सब क्या कर दिया है, इरोड कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल तो बिना डिस्कशन के ही पास हो जा रहा है ना। देन नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंसेस। स्टेट है वो इशू के 127 ऑर्डिनेंसेस इन 2025। तो 2025 में 127 ऑर्डिनेंस पास किए गए थे, एंड दैट वाज इंक्रीज ऑफ 27 फ्रॉम वेयर 100 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए थे 2024 में। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 27%
इंक्रीज हुआ ऑर्डिनेंस में। क्या दिखा रही है कि एग्जीक्यूटिव है वो लॉ बनाने लग गया है ना, तो एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच, तो गवर्नर ही बनाता है ऑर्डिनेंस, है ना, स्टेट में। तो हैवी रिलायंस ऑन द ऑर्डिनेंसेस अलाउज स्टेट एग्जीक्यूटिव टू बाईपास द असेंबली एंड इनएक्ट लॉ बाय डिक्री अवॉइडिंग इमीडिएट डेमोक्रेटिक डिबेट, क्योंकि इमीडिएटली तो उस पर तो कोई डिबेट नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो तभी डिस्कस किया जाएगा ना जब वो पार्लियामेंट में, आई मीन स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, है ना, डिस्कशन के लिए। उससे पहले तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाएगा, लेकिन डिबेट नहीं हुआ रहेगा उसका, है ना। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी मतलब क्या, यहाँ पे 8 स्टेट असेंबलीज ऐसी है जो कि फंक्शन करी है बिना डेप्यूटी स्पीकर के। डेप्यूटी स्पीकर इन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया है अभी तक, ऐसा हो गया है। 8 स्टेट असेंबलीज ऐसी है जहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं है। एज ऑफ May 2026 विद द झारखंड असेंबली इग्नोरिंग द मैंडेट ऑफ ओवर 21 ईयर्स। तो झारखंड में तो 21 साल हो गए हैं, अभी तक डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो झारखंड का केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एंड इसके कारण क्या हो रहा होगा, डेप्यूटी स्पीकर जनरली क्या होता है, हम लोग कन्वेंशन एज अ कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि अपोजिशन पार्टी का होता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिके हो रहा है कि ये तो वायलेट कर गया ना आर्टिकल 178 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर डेप्यूटी स्पीकर। ये नॉर्मलाइज कर रहा है ब्रीच ऑफ स्टेबलाइज्ड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, कि आप आराम से ब्रीच करो जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उनको। इस तरीके से ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है ना, कि डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं करो तो भी चल जाएगा टाइप का, है ना। बट ये नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिके हो रहा है। फिर गवर्नर का एसेंट, गवर्नर है वो एसेंट ही नहीं देता, ये हम बार बार देखते रहते हैं तमिलनाडु एंड केरला के केस में। तो फ्रिक्शन ओवर द गवर्नर्स डिलेइंग एसेंट टू द बिल्स फोर्स्ड स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि गवर्नर है वो एसेंट ही नहीं देते, तो तमिलनाडु एंड केरला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। इसीलिए हम जब उस टाइम पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे कि गवर्नर है उसको बिल पे एसेंट देना मैंडेटरी होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे जब। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन क्या होता है, सिस्टमेटिक डिले इन दी गवर्नर्स एसेंट सिग्नल अ सीरियस ब्रेकडाउन बिटवीन द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन हो रहा है, सिस्टमेटिक डिले जब हो रहा होगा गवर्नर के एसेंट में सिग्नल करते हैं एक सीरियस ब्रेकडाउन, कि इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है एंड अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना कि इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है, सीएम की, एंड अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नर। तो बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स इसमें दिए हुए हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट करके रख लेना, या तो अपने पॉलिटी वाले जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ते हैं वहाँ पे अटैच कर देना, ताकि जब भी हम स्टेट असेंबलीज के बारे में पढ़ें तो एक नज़र इसको मार लें, तो यूपीएससी में भी ये हेल्प हो जाएगा अपने को। अच्छा, इसको एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं, पीछे जाते हैं। तो क्या क्या इश्यूज हमको देखने को मिले, रिकॉल करते हैं। चलो, एक तो स्टेट असेंबलीज ऑन एन एवरेज 24 डेज मिल रही है ना। और जो भी फाइनेंशियल बिल है और हाँ ऑर्डिनेंसेस है वो 2024 में 100 ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे, एंड देन 2025 में 127, मतलब कि 27% इंक्रीज, ये 2 डेटा। एंड देन थर्ड वॉज दी जो भी बजट्स है वो बिना डिबेट के ही पास हो जा रहे हैं, एंड लेस देन 5% ऑफ दी स्टेट बिल्स हैं उनको कमिटीज़ को रिफ़र किया जा रहा है ना। देन हाँ वो तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और झारखंड नहीं, वो तो 3 स्टेट्स असम, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, हाँ इन तीनों स्टेट्स में तो बिना डिस्कशन डिबेट के ही जो फाइनेंशियल बिल है उसको पास कर दिया गया। एंड देन फिफ्थ डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट, तो इंस्टीट्यूशनल डिके हो रहा है। झारखंड ने तो कितना 21 ईयर हो गया था ना, 21 ईयर 26 था, आई डोंट नो, 21 ईयर हो गया, और 8 स्टेट असेंबलीज ऐसी है जहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर अभी तक अपॉइंट ही नहीं किए गए। तो इंस्टीट्यूशनल डिके हो रहा है, एंड वही ऑर्डिनेंस इतने ज़्यादा बना रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो रहा है। तो ये सारी टर्म्स याद रखना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच, देन इंस्टीट्यूशनल डिके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रिक्शन, इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ये सारे टर्म्स, ठीक।
देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में वैसे तो अपन मैपिंग में कर लेते हैं, बस रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ये वाला एक बार CGPSC में पूछा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इज कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा याद रखना। एंड देन ये ऑस्ट्रेलिया, इसके ऐसे नॉर्थ वाले में रीजन में ये ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर, ठीक। फिर यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, ये सब आइलैंड है। सोलोमन आइलैंड, वनुआटू आइलैंड, वनुआटू, ठीक। देन न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का है, ठीक है, जो ऑफ शोर टेरिटरी जो बोलते हैं ना। देन यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ पे तस्मान सी, यहाँ पे कोरल सी है, ये तो पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में और देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में स्मॉलेस्ट है, ठीक। क्योंकि इससे बड़े बड़े तो बाकी कॉन्टिनेंट है ना, यूरोप, एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। एंड 6th लार्जेस्ट कंट्री है अर्थ पे। अब हमने याद भी रखा था कि इंडिया इज़ द 7th वन ना, 7th नंबर पे आते हैं इंडिया लार्जेस्ट कंट्री में। सबसे बड़ा तो रसिया है, देन कनाडा था, देन चाइना था, तो 1 2 3। चौथे नंबर पे USA है ना, 5वें नंबर पे यहाँ पे ब्राज़ील था, देन 6वें नंबर पे इधर ऑस्ट्रेलिया था, एंड देन 7वें नंबर पे इंडिया था। ऐसे याद रखा था, है ना। फिर नेक्स्ट है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका 1/3 से ज़्यादा तो डेजर्ट ही है। अब इतने सारे डेजर्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है 33% से ज़्यादा तो डेजर्ट वाले एरिया, जैसे ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही है। मेजर माउंटेन रेंज हमने पढ़ा भी था इस साइड में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, देन मैकडोनाल्ड रेंज यहाँ पर है। फिर रिवर्स में भी मुर्रे डार्लिंग पढ़ा था, देन मुरम बिडगी, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, देन लाचलान। फिर ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो पता ही है अपने को, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये ऑस्ट्रेलिया का, इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक। एंड देन ऑल्सो इन न्यूज़, ये देख लेते हैं। तो राइट टू बी फॉरगेटन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है। अब राइट टू बी फॉरगेटन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। दिल्ली हाई कोर्ट इन लक्ष्यवीर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, सॉरी ORS मतलब अदर्स होता है, recognized an individual right to be forgotten as an integral facets of the fundamental right to privacy under the article 21। तो right to be forgotten आता है एक fundamental right के अंदर under article 21। right to be forgotten होता क्या है? right to seek removal or the restricted access to the personal information, कि जो आपका जो personal information है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि हर कोई उसका एक्सेस ना कर सके, फ्रॉम दी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, कि जैसे आज हम किसी के बारे में सर्च करें तो हमको उसका नाम वगैरह कुछ कुछ डिटेल मिल जाती है ना। तो अगर वो राइट टू फॉरगेटन वगैरह यूज़ करता है तो उसका जो पर्सनल डिटेल है वो रिस्ट्रिक्ट करवा सकता है ना। दैट नो लॉन्गर सर्व्स लेजिटिमेट पर्पस, जिसका उस इंफॉर्मेशन का कोई अब उसका लेना देना नहीं है तो उनको वो हटा सकता है। तो की हाईलाइट किया है जजमेंट का, सेट्स आर द डिटेल प्रिंसिपल फॉर व्हेन द नेम्स कैन बी डी इंडेक्स्ड और मास्क्ड इन कोर्ट रिकॉर्ड। कोर्ट के रिकॉर्ड से कैसे डी इंडेक्स एंड मास्क्ड किया जा सकता है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। डी इंडेक्सिंग एंड मास्किंग का मतलब क्या होता है? मास्किंग मतलब क्या? मास्क लगाना। मास्क लगाना मतलब क्या? इंसान तो है लेकिन उसका पहचान बदल देना। तो क्या, अगर किसी का नाम जैसे कि मीहू है, ठीक है, उसका नाम XYZ डाल देंगे, बस ख़त्म, है ना। तो रिप्लेस कर दिया कोर्ट रिकॉर्ड में ना, कोर्ट रिकॉर्ड में तो रिप्लेस किया जा रहा है नेम एंड पर्सनल आइडेंटिफायर्स इन जुडिशियल रिकॉर्ड विद द न्यूट्रल लेबल्स। तो इसके फादर का नाम अगर कुछ था, राकेश था, तो उसका नाम ऐसे PQR ऐसे डाल देंगे। तो इस तरीके से मास्क कर दिया जा रहा है, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिफायर जो है जुडिशियल रिकॉर्ड में न्यूट्रल लेबल से। अब यहाँ पर डी इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा? टू बी ऑपरेटेड ग्लोबली, रिमूव्स अ पर्सन्स नेम एज अ सर्चेबल की। सर्चेबल की से ही हटा देना विदाउट डिलीटिंग द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को डिलीट नहीं किया जा रहा है, पर्सन का नेम को हटा देना सर्चेबल की से। लिमिटिंग एक्सेस थ्रू दी नेम बेस्ड रिसर्च, तो नेम बेस्ड रिसर्च है उसको लिमिट किया जा रहा है। तो एप्लीकेशन कहाँ पे? केस एंडिंग इन दी एक्विटल डिस्चार्ज, जहाँ पर जो क्या बोलते हैं यार, जो क्रिमिनल है उसको एक्विट कर दिया गया है, तो उसको उसका नेम को हटा देना सर्चेबल की से, ठीक है।
रिकॉर्ड तो अभी भी रहेगा, लेकिन जब आप नाम सर्च करोगे तो नाम से ही आपको उसका रिकॉर्ड मिलना था, बट आप नाम को ही वहाँ से डीइंडेक्स कर दिया जाएगा तो आपको उसके बारे में रिकॉर्ड मिल ही नहीं पाएगा, है ना, ऐसा कुछ। एक्सेप्शन क्या है, इट कांट बी अप्लाइड इन केसेस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट अगर कोई केस है तो उन केसेस में डीइंडेक्सिंग नहीं होगी, आपका नाम वहाँ रहेगा ही रिकॉर्ड के साथ। चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी कोई क्राइम किया तो भी होगा, और ब्रीच ऑफ दी पब्लिक ट्रस्ट का ब्रीच किया तो भी होगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शन याद रखना, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ब्रीच ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, ठीक। फिर इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन, इसमें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट दिया नहीं था, तो ऐसे ही बस एक्ट वगैरह में म्यांमार है, ये सब याद रख लेना। देन इंडिया एंड ओमान का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया एंड ओमान है वो दोनों भी जैसे अपन लोग साइन करते रहते हैं ना कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इंडिया ओमान का सेपा साइन हुआ है, तो वही ओमान है वो ऑफर करेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 99.38% ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस होगा ओमान में, अब हम थोड़ा कम ही करेंगे, है ना। तो 100% FDI फॉर दी इंडियन कंपनीज एंड मेजर सर्विस सेक्टर इन दी ओमान। अब हमारा सर्विस सेक्टर तो अच्छा ही, तो हम जो भी मेजर सेक्टर है ओमान के वहाँ पर इंडिया का 100% FDI अलाउड होगा इंडियन कंपनीज़ का, फॉर इंडियन कंपनीज़। बट इंडिया ने ऑफर किया होगा वो पूरा 100% हम नहीं करेंगे, तो टैरिफ हमने लिबरलाइज किया ऑन 77.79% ऑफ द टैरिफ लाइन, कवरिंग 94.81% ऑफ द इम्पोर्ट्स फ्रॉम दी ओमान। तो ओमान से जो भी इम्पोर्ट होता है 94.81% ही हम क्या करने वाले हैं, टैरिफ लिबरलाइज करेंगे, वाइल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव सेक्टर, हमेशा का ही है हमारा, तो हम सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे ही, जैसे डेयरी हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ठीक, ऑयल सीड्स, डेयरी, सीरियल्स। देन इंडिया ओमान ट्रेड रिलेशन में क्या है, ओमान इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गल्फ में, गल्फ कंट्रीज में। पहला कौन सा होगा, UAE, है ना, दूसरा नंबर पे है ओमान, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड कौन है थोड़ा याद रखना, मैंने भी लास्ट टाइम रेयर अर्थ मिनरल वगैरह में सबसे ज़्यादा कौन है एक्सपोर्ट कर रहा है, आई मीन एक्सप्लोर भी कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना पढ़ा था। सेकंड नंबर पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया तो नहीं है, जहाँ तक मुझे याद था ब्राज़ील था, तो मुझे वो हेल्प कर गया, और वहाँ पे उसने दिया था कि चाइना के बाद तो इंडिया है, नहीं इंडिया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकेंड तो पता होना ही चाहिए। देन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है द गल्फ, ये देख लिया। देन ओमान का लॉजिस्टिक्स हब्स एट सोहार, दुक्कम एंड सलाला प्रोवाइड करता है। ये तीनों लोकेशन कहाँ की, ओमान की, सोहर, दुक्कम, सलाला। अब इतने सारे लोकेशन से याद नहीं रख सकते। देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड इंडिया का कोस्टल रीजन, तो वही कि सी लेवल राइज होगा, वही 15 सेंटीमीटर सी लेवल राइज बाई 2050 जो बताया था, और उसमें कुछ खास नहीं है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ये तो अपने को पता ही होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन होता है वो पॉल्यूटेंट होता है, और जो स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन रहता है वो तो अच्छा रहता है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को अर्थ में आने से रोकता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनता कैसे है, तो ये वाला केमिकल रिएक्शन याद रखना। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है ओजोन, है ना। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता किसी फैक्ट्री से, ये 2-3 केमिकल कैसे सनलाइट में रिएक्शन के कारण बनते हैं, इसलिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट फाउंड इन दी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में पाया जाने वाला है ये, फॉर्म्ड बाय दी रिएक्शन बिटवीन दी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो NOx प्लस VOC प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। तो ये वाला याद रखना अच्छे से, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद रखा था कि नो वोक ओजोन, नो वोक ओजोन, ठीक है, नो वोक ओजोन, NOx VOC। अब सनलाइट तो याद ही रख लेना, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाता है ये रिएक्शन। देन मेजर सोर्सेज कहाँ से होगा, ये व्हीकुलर, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ये सब, तो व्हीकुलर इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट, इन सब से ये NOx भी रिलीज होगा। तो व्हीकुलर इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें, व्हीकल तो होगा ही, इंडस्ट्रीज भी होंगी, थर्मल पावर प्लांट हो गई। पीक करता है ड्यूरिंग दी समर ड्यू टू द इंटेंस सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट सबसे ज़्यादा समर में होंगी, तो सबसे ज़्यादा ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूटेंट के रूप में कब बनेगा, समर में ही बनेगा। इम्पैक्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होंगे, क्रॉप डैमेज होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग बनेंगे, है ना। एंड देन अनलाइक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, हम पढ़ते भी हैं इनके बारे में, गुड ओजोन होते हैं ये, एंड जो कि सील्ड करते हैं अर्थ को यूवी रेडिएशन से। ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ हार्मफुल पॉल्यूटेंट, बैड ओजोन, ठीक है। सेफ लिमिट की बात करें तो 8 घंटे में तो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब
एंड यहाँ पे 1 आवर में 180। जब लंबे समय तक रहेगा तो कम होना चाहिए, इस डेटा से याद रखना, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा नहीं भी पता तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्वाप तो नहीं कर दिया, है ना। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर 1 घंटे की बात है तो ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, ठीक है। बट अगर 8 घंटे की बात है तो कम ही होना चाहिए, है ना। तो 100 और यहाँ पे 180 1 आवर्ली मॉनिटर्ड वैल्यू अंडर दी बोथ अंडर WHO स्टैंडर्ड एज वेल एज दी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS, ठीक। फिर माजुली आइलैंड, ये तो पता है असम में है और लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है असम में। ये इंडिया का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, 2016 में डिक्लेयर किया गया था। फिर बाउंडेड बाई दी सुभानसिरी एंड दी ट्रिब्यूटरीज रंगन नाड़ी, देख रहा हूँ ये सब काम करनी है, मैंने इसको पढ़ लिया था, इसमें कुछ काम का नहीं था। अगस्थमली बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस ये याद रखना कि अगस्थमली बायोस्फीयर रिजर्व है वो ये ट्राई जंक्शन के पास में होगा, लोकेटेड इन दी सदर्न वेस्टर्न घाट में, यहाँ पे तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु एंड केरला के पास में। यहाँ पे 3 जो संदुर्नी, पेप्पारा, नैयार एंड कलाकड़, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व सब इसी के अंदर आते हैं। फिर आइसोब्यूटेनॉल, अब ये याद रखना कि आइसोब्यूटेनॉल क्या है। जैसे हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे थे पेट्रोल में, है ना, वैसे आइसोब्यूटेनॉल है वो डीजल में कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि ये डीजल में ब्लेंड होने वाला है। इंडिया इज़ लाइकली टू इंट्रोड्यूस ब्लेंडिंग ऑफ दी आइसोब्यूटेनॉल। अब आइसोब्यूटेनॉल है उसमें ब्यूटा मतलब 4, ठीक है। प्रोपेन बोलता तो 3 होता, तो यहाँ पे ब्यूटा बोला इसलिए C4H10O, 4 कार्बन अल्कोहल है, मेकिंग इट हाइयर अल्कोहल कंपेयर टू दी एथेनॉल। एंड जहाँ पे एथेनॉल में तो 2 ही कार्बन हुआ करते थे वही है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना कि डीजल में ब्लेंड होने वाला है, एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड हो रहा था। तो बस यही था, उसके बाद तो ख़त्म है। फिर 3 जून का नेक्स्ट डे देखते हैं।